मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस में। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट से रिलेटेड दिया है। चार्टर एक्ट 1833, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी थी ब्रिटिश सरकार की, ठीक है, उस सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी में यह चार्टर एक्ट 1833 जो वो फाइनल स्टेप था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ब्रिटिश की जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी थी कि भाई गवर्नर जो है उसी के पास सारे पावर आ जाएं, तो इस 1833 के एक्ट में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वही जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, और बाकी जो थे बॉम्बे थे, मद्रास थे, ये सारे उनके सबॉर्डिनेट हो गए। तो जो सेंट्रलाइजेशन जो टेंडेंसी थी वो एकदम पीक पे थी। सेकंड जो दिया है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जो चाइना के साथ जो ट्रेड मोनोपोली थी, ये इस एक्ट के बाद में जो है वो ख़त्म हो गई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1833 एक्ट के बाद जो है वो जो मोनोपोली है वो कम्प्लीटली एंड हो गई। 1813 वाले एक्ट में जो है वो मोनोपोली रहती है चाय के ऊपर, यानी टी के ऊपर मोनोपोली रहती है, और 1833 आते आते ये मोनोपोली जो है वो सारी की सारी जो है वो एंड हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक लॉ मेंबर, यानी कि ऐसे कोई व्यक्ति जिसको कि कानून की जानकारी हो, लॉ से रिलेटेड जानकारी हो, उसको ऐड किया गया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, और हमारा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को हिंदी में सवाल हल करने हैं वो यहाँ पे जो दाएं तरफ दिए हैं वहाँ से आप हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो है वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हमें ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन से संबंधित 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट हमें देखने हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो दिसंबर 13, 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मूव किया या प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो जो डेट दी गई है 13 दिसंबर 1946, ये डेट बिल्कुल सही है, बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको मूव नहीं किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको मूव किया था। सेकंड स्टेटमेंट हमें दिया है कि ये जो प्रीएम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, इसी का मॉडिफाइड जो वर्जन है उसको हम जो है प्रीएम्बल के तौर पे यूज़ करते हैं, वही हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है, इसका मॉडिफाइड जो वर्जन है वो हमारे संविधान का प्रीएम्बल है या प्रस्तावना है। ये बिल्कुल करेक्ट है कि हमारी जो प्रीएम्बल है उसका बेसिस, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया गया था वही इसका बेसिस है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में इस तरफ आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1857 में देश को आज़ादी मिलती है, ठीक है। देश की आज़ादी का पहली जो लड़ाई है, इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीड जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद जो ब्रिटेन सरकार है उनको, उनके दिमाग में ये बात आती है कि भाई हम इस तरीके से यहाँ की जनता को जो है वो ऑपरेस नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे जो लोकल है, यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको भी हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो इंक्लूड करना होगा। तो 1861 वाला जो एक्ट है उसमें ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई थी। जो अभी तक हम देखा था कि 1853 में जो गवर्नर जनरल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे, उनके पास सारी पावर्स आ चुकी थी, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी पावर जो है वो लूज करना शुरू कर दी। तो 1861 में ये डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद दिया है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर दिया गया था कि ये जो वायसरॉय जो है उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनमें किसी एक भारतीय, एक इंडियन मेंबर को पहली बार इंक्लूड किया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1909 के एक्ट में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को जो है वो ऐड किया गया था एज ए लॉ मेंबर, वो कानून के जानकार थे, उनको ऐड किया गया था। तो इसमें हमारे जो स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही सही है। हमारा ऑप्शन जो है वो सी यानी कि बोथ इसमें करेक्ट हो जाएगा। जिनको हिंदी में सवाल हल करने हैं वो यहाँ दाएं तरफ से हल कर सकते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप वेबसाइट पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो चार्टर एक्ट 1853 जो दिया गया है उससे रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें स्टेटमेंट देखने हैं। पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें जो सदस्य थे उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल की जो है वो उसमें दो हिस्सों में डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि जो लेजिस्लेटिव जो विंग थी, जो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव विंग थी, जिनको भारत में कौन कौन से कानून बनाने हैं उससे रिलेटेड उनके पास जिम्मेदारी थी, ये मिनी पार्लियामेंट के तौर पे काम करती थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो जो प्रोसीजर वगैरह जो अडॉप्ट करते थे, वो जो ब्रिटेन में उस टाइम पे प्रोसेस वगैरह अडॉप्ट की जाती थी, वही वो लोग प्रोसेस अडॉप्ट करते थे। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि जो सिविल सर्विसेज है, कविनेटेड सिविल सर्विसेज हैं, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए जो है वो मतलब उसमें सिर्फ ब्रिटिश लोग ही जा सकते थे, यूरोपियन लोग ही जा सकते थे, बाकी इंडियन नहीं जा सकते थे। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि धीरे धीरे जो है ब्रिटिश जो वहाँ पे जो सरकार थी उसने ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि किंग यानी कि ब्रिटेन के जो महाराजा हैं उनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं सब इक्वल हैं, यूरोपियन हो या इंडियन हो, सब लोग बराबर हैं। तो सिविल सर्विस में कोई भी जा सकता था, इंडियंस भी जा सकते थे। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट दिया है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसी को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जाना गया। और इसमें पहली बार जो है वो लोकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि भारत के लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 4 लोगों को इंक्लूड किया गया था, 4 मेंबर आए थे, बंगाल से, बॉम्बे से, मद्रास से और आगरा से। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो गलत है, और उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। हिंदी में आप यहाँ पे हल कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओनली आईएएस लेकर आ रहा है तेजस 2021 प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच। जिन लोगों को लगता है कि अभी भी उनकी प्रिपरेशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू तैयारी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक एज दे सकते हैं। ये बैच 22 फरवरी 2021 से शुरू होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। आप video.onlyis.in पे जाकर जानकारी ले सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था कि हमने जो भारतीय जो संविधान बनाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसको बनाने के लिए हमने दुनिया भर के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला है, दुनिया भर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे गो थ्रू किया है, हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद ही हमने ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया है। ठीक है, अब इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 3 स्टेटमेंट हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो स्ट्रक्चरल जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लार्जली हमने जो डिराइव किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने डिराइव किया है। ये स्टेटमेंट सही है कि हमारा जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एज ए फाउंडेशन, एज ए जो उसकी जो बैकग्राउंड है उसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे प्रोविजंस हमने वहाँ से डायरेक्टली पिक किए हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसने एक स्केलेटन के जैसे काम किया है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बहुत सारे प्रोविजन जैसे गवर्नर का प्रोविजन हो गया, गवर्नर से रिलेटेड पावर, ये सब हमने वहाँ से उठाए हैं। ठीक है, सेकंड दिया है कि जो फिलोसॉफिकल पार्ट जो हमारा है वो हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट किया है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, फॉर एन एग्जांपल जैसे DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने ब्रिटिश से नहीं लिया है, वो हमने आयरिश से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, थर्ड जो है हमने हमारा जो पॉलिटिकल जो पार्ट है वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये गलत हो जाएगा। जैसे पॉलिटिकल पार्ट में जैसे पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर होगी, रूल ऑफ द लॉ, ये सब हमने अमेरिका से पिक नहीं किए, ये हमने सभी जो हैं वो ब्रिटेन से पिक किए हैं। तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये दोनों ही गलत है। हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया वो देखिए, हमारी जो उससे पहले हल करने से पहले हम देख लेते हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो दो तरीके से मिलती थी। कभी कभी तो उनकी जब मीटिंग होती तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस बनाते थे, कभी कभी वो जब मिलते थे तो वो जनरल लॉ, जैसे कि भाई इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉज हैं, ये सारे लॉज हैं, वो सब बनाते थे। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब भी असेंबल होती थी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, यानी कि जब भी उन्हें काम होता था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन का, जब भी उन्हें बनाना होता था, फॉर्मुलेट करना होता था, तो उस समय चेयरमैन कौन होता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन होते थे। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सेकंड दिया है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि उनके पास जब कानून बनाने से रिलेटेड कोई काम होता तो उस समय चेयरमैन जो है वो जीवी मावलंकर जी होते थे। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। बट हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ना तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर हिंदी में हल करना चाहें तो दाएं तरफ हिंदी में दिया हुआ है, डिटेल्ड इसकी जो है वो आप एक्सप्लेनेशन जो है पीडीएफ में वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड है, और इसमें हमें बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड कौन सा एक फीचर नहीं है, नॉट ए फीचर। पहला दिया है कि डायआर्की एट द सेंटर, सेकंड दिया है ऑल इंडिया फेडरेशन, थर्ड दिया है रेजुडिशरी पावर टू द वॉइसरॉय, डी दिया है बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर। तो पहला जो दिया है कि डायआर्की एट द सेंटर, तो ये करेक्ट है। ये जीओआई एक्ट 1935 ने बोला था कि सेंटर पे डायआर्की आए, यानी कि डायआर्की का मतलब होता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हों जो कि ट्रांसफर्ड होंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो रिजर्व्ड होंगे। ये यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा बोलता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि ब्रिटिश जो है वो स्टेट्स भी आएंगे और प्रिंसली स्टेट्स भी आएंगे, ये दोनों का जो है वो अमालगमेशन होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है रेसिड्यूरी पावर टू द वॉइस रॉय, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, और ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2018 में आ चुका है कि जीओआई एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग रेसिड्यूरी पावर, यानी कि जो बचे हुए पावर्स हैं वो किसको दिए गए? तो वाइस रॉय को दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर, ये गलत है, बाइकैमरलिज्म नहीं था, ठीक। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल एंड हाउस ऑफ द कॉमन्स, ठीक है। ये तो ये नहीं होगा, ये केंद्र में द्विशासनीयता, ये जो है वो गलत हो जाएगा, और हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि नॉट अ फीचर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सेट करना है, मतलब कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, इस तरीके से हमें इनको ऐड करना है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ फॉर कांग्रेस फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने पहली बार कब ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की डिमांड की? ये उन्होंने डिमांड जो है वो 1935 के अंदर की थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो दिया है कि कैबिनेट मिशन आया, कब आया? कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 के अंदर आया। फिर दिया है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो यूनानिमसली अडॉप्टेड हुआ, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो कब पास हुआ, कब अडॉप्ट किया गया? वो 1947 में किया गया। ये 22 जनवरी 1947 को हमने ये जो है अडॉप्ट किया था, इसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था। 1946 में इसको मूव प्रोमुगुलेट किया गया था, और 47 में इसको अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग, तो 22 जुलाई 1947 को हमने इसको अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, पहले सबसे पहले आएगा फर्स्ट, कांग्रेस ने 1935 में डिमांड की। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में आया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसको जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल झंडा जो है, उसको हमने 1947 जुलाई में हमने अडॉप्ट किया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 3 2 4 हिंदी में जिनको हल करना है वो दाएं तरफ से हल कर सकते हैं। आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 संविधान दिवस से रिलेटेड है। संविधान दिवस, अब देखिए इसमें दिया है कि जो संविधान दिवस है वो हर साल 26 नवंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है,
क्योंकि 26 नवंबर के दिन ही हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, तो उसी अडॉप्शन की डेट को आजकल अभी 2015 से हम जो है वो संविधान दिवस के तौर पे मना रहे हैं। ये स्टेटमेंट सही है। अभी 2015 से हम इसको संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मना रहे हैं, बट उससे पहले हम इसको नेशनल जो है वो लॉ डे यानी कि राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाते थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही जो है वो सही है। हमें पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कौन सा इनमें से गलत है, तो इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को हिंदी में हल करना है वो यहाँ राइट साइड में दाएं तरफ से हल कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो है वेबसाइट के रूप से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो है वो करेक्टली जो मैच जो है वो करना है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट मैच है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि सेकंड शेड्यूल और फिर उसमें जो है वो ऑथ और अफर्मेशन। तो ये द्वितीय जो अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची में जो है वो ऑथ और अफर्मेशन नहीं है, वहाँ पे शपथ वगैरह का जिक्र नहीं किया गया। वहाँ पे सैलरी, अमोल्यूमेंट्स, अलावेंस मतलब भत्ते, वेतन, इन सब के बारे में वहाँ पे डिस्कशन किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट ए जो है वो रॉन्ग मैच है। ठीक है, अब अगर हम स्टेटमेंट स्टेटमेंट सी की बात करें तो दिया है कि 10th शेड्यूल पंचायत से रिलेटेड बात करता है। तो 10वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से बात नहीं करती। यहाँ पे एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून से ये रिलेटेड है, तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। 5वां शेड्यूल, 5th शेड्यूल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, ये असम जो है और त्रिपुरा जो मेघालय वाला जो एरिया है उसको रेगुलेट करने के लिए 6ठा शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, 5वां शेड्यूल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर सिर्फ बी बचा। बी में दिया है 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल में दिया है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। तो भाई जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, उनको राज्यसभा के अंदर कैसे कैसे सीट मिलेगी, किसको कितनी सीटें मिलेगी, इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को हिंदी में हल करना है वो हिंदी में यहाँ दाएं तरफ से हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप वेबसाइट से जो है वो इसकी डिटेल्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट करके अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई क्लैरिफिकेशन है, आप बता सकते हैं। ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का